ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है ध्वनि कार्यक्रम प्रारंभिक काल से 700 ईस्वी तक मध्य प्रदेश की शिल्पकला। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के ख्यातनाम विद्वान डॉक्टर रमानाथ मिश्र। आप जीवाजी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुके हैं। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर और इसके अलावा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के फेलो भी रहे हैं। इस कार्यक्रम का अकादमिक समन्वय किया है डॉक्टर सुष्मिता पांडे ने। ध्वनि अंकन, संपादन और कार्यक्रम का निर्देशन किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम प्रारंभिक काल से 700 ईस्वी तक मध्य प्रदेश की शिल्पकला। मूर्तिकला की दृष्टि से मध्य प्रदेश एक बहुत संपन्न प्रदेश है और इस संपन्नता के कई स्रोत हैं और कई आधार हैं। जैसे एक तो ये अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण देश की एक हृदय स्थली सरीखा है और ऐसे हृदय स्थली जहाँ से निरंतर लोगों का आवागमन होता रहा है। इस आवागमन के कई पक्ष हो सकते हैं, जैसे सामरिक परिस्थितियों में या व्यापार आदि की परिस्थितियों में या पिलग्रिमेज अर्थात तीर्थ यात्रा के प्रसंग में। लेकिन ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के क्षेत्र से लोगों का निरंतर आना जाना बना रहा है। ये एक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से संपन्नता को और अधिक बल मिला, संपन्नता प्रबल हुई। मध्य प्रदेश में मूर्तिकला के संदर्भ में स्रोत भी बड़े संपन्न हैं। जैसे लोक धर्म की दृष्टि से यदि हम देखें तो यहाँ पर प्रारंभिक प्रतिमाओं में हमें यक्षों की मूर्तियाँ, यक्षिणियों की मूर्तियाँ मिलती हैं जो लोक धर्म से संबंधित हैं। इसके अलावा जो देश के प्रमुख धार्मिक संप्रदाय हैं, शैव धर्म, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या मातृका पूजा है, मातृपूजा, इन सभी की दृष्टि से भी ये प्रदेश बड़ा संपन्न रहा है। ख़ास तौर से जो मूर्तियाँ मिली हैं हमें, उन मूर्तियों में इन सभी धर्मों से या उन संप्रदायों से संबंधित पक्षों का हमें निरंतर ज्ञान होता रहता है। बौद्ध धर्म प्रारंभ में प्रबल था, महत्वपूर्ण था, लेकिन धीरे धीरे इसका लोप होता गया। लेकिन जैन धर्म की सूचना हमें गुप्त काल और उसके बाद से निरंतर प्राप्त होती है। अन्य धर्मों से संबंधित स्मारक या मूर्तियाँ हमें प्रारंभ से लेकर के लगभग समझिए कि दूसरी या पहली ईसवी शताब्दी से निरंतर मिलती है। सिक्कों में, सीलों में, सीलें कम लेकिन सिक्के काफ़ी, और मूर्तियों में इनकी परंपरा बड़ी विख्यात है और बड़ी प्रशस्त है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में लगभग सभी विधाओं में मूर्तियों का निर्माण हुआ। मृण मूर्तियों की इनमें कमी है, लेकिन मृण मूर्तियां भी गोपाद्रि या गोपालचल क्षेत्र में पवाया नामक स्थान से प्राप्त हुई हैं, अन्यत्र इनकी कमी है। इसका एक कारण ये भी था कि जो गंगा घाटी की जैसी मिट्टी इस क्षेत्र में प्राप्त नहीं होती है, जो मृण मूर्तियों के निर्माण के लिए अधिक उपयोगी है। इसके विपरीत पाषाण या धातु और चित्र, इन सभी विधाओं के हमें अनेक महत्वपूर्ण उदाहरण मिले हैं। पाषाण खास तौर से क्योंकि पाषाण के विभिन्न प्रकार हमें इस क्षेत्र से उपलब्ध हैं, जिसमें बहुतायत है, विविधता है। कई प्रकार के पाषाणों का मूर्तियों के या स्मारकों के निर्माण में उपयोग हुआ है। एक अन्य चीज़ भी मध्य प्रदेश की मूर्तिकला के संदर्भ में जानकारी के योग्य है, वो ये कि यहाँ परंपराओं में एक निरंतरता है, यद्यपि प्रयोगों में निरंतर परिवर्तन होते रहे हैं। अर्थात परंपरा जैसे किसी धर्म से संबंधित या किसी संस्कृति से संबंधित परंपरा निरंतर बनी रही है, लेकिन इससे संबंधित मूर्तियों के रूप में या उनकी व्याख्या में
निरंतर परिवर्तन होते रहे हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर हम मध्य प्रदेश की मूर्तिकला का अध्ययन करें तो अनेक नवीन पक्ष सामने आते हैं। इस चर्चा में हम इन सब चीज़ों के बारे में कुछ विवरण देना चाहते हैं। 2 आधारों पर इस संपूर्ण कला राशि का हम एक विहंगावलोकन कर सकते हैं। एक तो काल निर्णय इनका एक आधार है और महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि में काल की अपनी महत्ता होती है। और दूसरे, काल विभाजन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों को पहचानते हुए इनमें किन प्रकार की शैलियों का कब कब उपयोग हुआ, किस प्रकार की शैली किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में केंद्र या प्रत्यंत भागों में विस्तृत हुई, इसका अन्य क्षेत्रों पर क्या प्रभाव हुआ, ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका काल निर्णय और शैलीगत विभाजन इन दोनों ही के आधार पर अध्ययन किया जा सकता है। मोटे तौर पर ये माना जा सकता है कि जो भी विकास हुआ उसमें प्रागैतिहासिक धारा को एक स्वतंत्र स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें लगभग मध्य पाषाण युग से लेकर के और बाद तक अनेक हमें गुहा चित्र मिले हैं और ये लोक धारा या जन धारा से जुड़ी हुई कला है। यद्यपि इसमें कला में बहुत काफ़ी संस्कार या रिचुअल्स का भी प्रभाव है, लेकिन ये कला की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं, कला प्रियता की ओर ध्यान दिलाते हैं। और ये संभवतः पहले वे प्रयास हैं जिसमें प्रागैतिहासिक मानव ने रंग और कूची को लेकर के अपनी भावनाओं को पत्थर की चट्टानों पर एक मूर्त रूप देने का प्रयास किया। अवश्य ही इनके धार्मिक या कर्मकांड से संबंधित संदर्भ रहे होंगे, लेकिन ये प्रयास मध्य प्रदेश की कला के सर्वप्रथम प्रयास हैं। इसके बाद के काल में मौर्यों के समय से जो यक्ष यक्षिणी मूर्तियां बननी शुरू हुई, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण एक उदाहरण हमें मालवा के क्षेत्र में विदिशा और उसके आसपास के हिस्से में और गोपाद्य क्षेत्र में पवाया नामक स्थान से मिलता है। तो अगर ये प्रारंभिक विचार या ये प्रारंभिक विवरण हम स्वतंत्र रूप से इन पर दृष्टिपात करें और इनके विकास, मूर्तिकला की पूरी परंपरा के विकास की यदि हम चर्चा करें तो ये कहा जा सकता है कि लगभग दूसरी ईसा पूर्व शताब्दी से लगभग 700 ईस्वी तक का एक काल है। उसके बाद लगभग 200 वर्ष बाद 900 ईस्वी एक अन्य प्रस्थान बिंदु है और 900 ईस्वी के बाद की जितनी कलाधारा है वो मध्ययुगीन कलाधारा के रूप में हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से यदि हम संपूर्ण कलाधारा के वर्गीकरण की चेष्टा करें तो हम इनमें मूल रूप से 3 वर्गों में इसे विभाजित कर सकते हैं: प्रिमिटिव, क्लासिकल और मध्ययुगीन। मध्ययुगीन को भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक संक्रमणकालीन और दूसरी मध्ययुगीन। इन 3 धाराओं को हम 4 में परिवर्तित करते हुए इनका हम अगर अध्ययन करें तो इसमें भी एक अन्य महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में मात्र एक जैसी शैली का हमें विवरण नहीं प्राप्त होता है। जो कुछ विशिष्ट भौगोलिक सांस्कृतिक क्षेत्र हैं उनका अलग अलग प्रकार का योगदान हमें मूर्तिकला में दिखाई पड़ता है। जैसे इन भौगोलिक सांस्कृतिक क्षेत्रों का हम 4 वर्गों में विभाजन कर सकते हैं। एक, पहली तो गोपाचल या गोपाद्री क्षेत्र, दूसरा विंध्य क्षेत्र जिसे विंध्य दाहल क्षेत्र हम कह सकते हैं, तीसरा जेजागभुक्त क्षेत्र और चौथा मालवा क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों में मालवा का क्षेत्र बड़ा कला की दृष्टि से बड़ा संपन्न है, लेकिन इसके अर्थ ये नहीं कि अन्य 3 क्षेत्र जिनकी हमने चर्चा की वो संपन्नता की दृष्टि से कुछ कम हो, विपन्न नहीं है। लेकिन मालवा की विशेषता यह है कि इसमें प्रारंभ से लेकर के अंत तक निरंतर कलाधारा का एक विस्तार है, एक सरल निर्वहन है और इसलिए मालवा का क्षेत्र महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। अन्य क्षेत्रों में कहीं कहीं गैप्स हैं, कहीं कहीं अधिक सामग्री मिलती है, कहीं कम, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इन 4 क्षेत्रों में प्रिमिटिव, क्लासिकल और मध्ययुगीन वर्गीकरण को मानते हुए हम मध्य प्रदेश की कला का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। पहले हम 700 ईस्वी से पूर्व की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण करना चाहेंगे। इनमें प्रिमिटिव विधा में जैसा हमने बतलाया, एक तो मध्य प्रदेश के गुहा चित्र हैं जिनसे मध्य प्रदेश का संपूर्ण भाग भरा पड़ा है, लेकिन ये मूर्तिकला के दायरे में नहीं आते हैं क्योंकि मुख्य रूप से इनमें द्विआयामी निर्माण हैं।
इनमें थर्ड डायमेंशन या तृतीय आयाम एब्सेंट होता है चित्रों में, इसलिए मूर्ति कला से एक भिन्न कला विधा में इनकी गणना अवश्य है, लेकिन मूर्ति कला की विधा से ये कुछ भिन्न प्रतीत होते हैं। मूर्तियों के संदर्भ में जो मध्य प्रदेश के प्रथम उदाहरण हैं उनमें यक्षों की मूर्तियां आ सकती हैं। ये मूर्तियां हमें विदिशा में प्राप्त हुई हैं। ऐसी 2 मूर्तियां जो विदिशा से प्राप्त हैं, ये विदिशा के संग्रहालय में सुरक्षित हैं, एक यक्ष की और दूसरी यक्षिणी की मूर्ति। एक अन्य मूर्ति हमें पवाया से प्राप्त हुई है जिस पर 6 पंक्तियों का एक अभिलेख है, और ये मणिभद्र यक्ष की प्रतिमा है, क्योंकि इसमें मणिभद्र का नाम, मणिभद्र भक्तों की गोष्ठी का उल्लेख और शिवनंदी नामक राजा के समय में इसके निर्माण की चर्चा है। ये महत्वपूर्ण प्रतिमा है, लेकिन विदिशा और पवाया की प्रतिमाओं के अतिरिक्त भी यहाँ से पिछली शताब्दी में ही कुछ मूर्तियाँ उपलब्ध हुई थी जो कलकत्ता के संग्रहालय में और अन्यत्र हैं। एक ग्वालियर के संग्रहालय में सुरक्षित थी। इनका विवरण प्राचीन लेखों में या लेखनों में प्राप्त होता है। एक ऐसी यक्षिणी मूर्ति तेलिन के नाम से प्रसिद्ध थी जो बाद में कलकत्ता के संग्रहालय में स्थापित की गई। तो ये मूर्तियाँ प्रथम मूर्तियाँ हैं जिनमें एक प्रिमिटिव कला धारा का एक निर्द्वंद अंकन है। जो प्रिमिटिव शब्द का हम उपयोग कर रहे हैं ये निंदात्मक नहीं है, केवल शैली के लक्षणों से संबंधित है। ऐसा विवरण, ऐसा अंकन जिसमें कि शैली को बिल्कुल निर्बाध रूप से बड़े बल के साथ प्रबल रूप में प्रस्तुत किया जाए, शैली की दृष्टि से प्रिमिटिव शब्द की व्याख्या यही उचित है, और इन लक्षणों का निर्वाह इन मूर्तियों में प्राप्त होता है। लेकिन इसके बाद लगभग दूसरी ईसा पूर्व शताब्दी के मध्य से एक नई कला धारा प्रारंभ होती है जिसमें मुख्य रूप से उल्लेखनीय है भरूत और सांची। भरूत और सांची कला की दृष्टि से और कला के सामाजिक संदर्भों के अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन दोनों ही स्थलों में निर्माण की खास तौर से जो उद्भृत अंकन की पद्धति है उसके कुछ नए प्रयोग प्रारंभ हुए, और ये प्रयोग इतने महत्वपूर्ण थे कि बाद में ये सभी क्षेत्रों में इनका उपयोग हुआ। और इनमें से कुछ तकनीकी पद्धतियाँ जैसे निरंतर अंकन पद्धति आदि ऐसे थे जिनका तो 18वीं शताब्दी के चित्रों में, चित्र शैली में भी, राजस्थान और पहाड़ी चित्रों में भी इनका उपयोग होता रहा। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये परंपरा कितनी रिच, कितनी महत्वपूर्ण और कितनी लंबे समय तक प्रयोग में आने वाली रही। भरूत और सांची मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित स्मारकों में इसके उल्लेख में या इसके अंकन हमें दिखाई पड़ते हैं। इनके विषय हैं जातक कथाएं या बुद्ध के जीवन के दृश्य या बौद्ध धर्म से संबंधित जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनका अंकन। भरूत का कथा संसार, जो देवी देवता आदि उस समय जन विश्वास में प्रचलित थे, उनके अंकन हमें मिलते हैं, जिनमें यक्ष, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सुपर्ण आदि जो अर्ध देवता थे या क्षुद्र देवता थे, उनके अंकन हमें मिलते हैं। और इनमें शैलियों के विविध प्रकार के प्रयोग हैं। कुछ विद्वानों ने तो ये भी माना है कि संभवतः यदि भरूत के निर्माण एक पीढ़ी के हुए तो इनमें भी 2-3 हस्ताक्षर हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे एक हस्ताक्षर सिरमा देवता के अंकन में है जिसमें एक फ्रंटैलिटी या सम्मुख अंकन का बलपूर्वक प्रयोग है, एक एम्फेटिक प्रयोग है। लेकिन इसके अलावा अन्य मूर्तियों में जैसे चुल्लुकोका देवता की प्रतिमा में ये विधा बदली हुई है और उसमें अंगों के समविभक्त होने का और उनके उतार चढ़ाव का, अवयवों की रेखा का और उनके अनुपात का बड़ा सुलझा हुआ, बड़ा सरल अंकन हमें इनमें प्राप्त होता है। सांची की कला भरूत की कला से कुछ भिन्न थी, क्योंकि यहाँ की कला में हम देखते हैं कि एक तो अंकन की पद्धति में जो उद्भृत आकृतियां हैं उनको और महीन और सरस बनाया गया, और इनकी कार्विंग में जो हमें खास तौर से धूप छां का भाव मिलता है ये दुर्लभ है। भरूत की तुलना में ये अधिक कुशल निर्माण थे और इनमें भी विषय वस्तु वही थी, लेकिन इनमें क्योंकि भरूत से अधिक विकसित ये कला है, इसमें प्रसंगों की बढ़ोतरी हुई। खास तौर से यहाँ की जो शाल भंजिकाओं की प्रतिमाएं हैं वे बड़ी अद्भुत हैं, महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा जो दृष्ट संयोजन है वो भी महत्वपूर्ण है। इसमें कई
चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं, जैसे निरंतर अंकन पद्धति जो भरूच में थी वही सांची में भी प्राप्त होती है। इस पद्धति में सामान्यतया एक घटना के विभिन्न प्रसंगों को एक ही फ्रेम में, एक ही फलक में संयोजित करने का प्रयास किया गया है, चाहे वे घटनाएं अलग अलग स्थानों पर या अलग अलग काल में घटित हुई हों। तो देश और काल को एक किनारे रख करके सारी की सारी घटनाओं को एक साथ एक ही फलक में यत्नपूर्वक सजोने का ये जो प्रयास भरूच और सांची दोनों स्थलों की कला में मिलता है, ये एक महत्वपूर्ण प्रयास था, जिससे कथांकन या नैरेटिव की पद्धति द्वारा कथा के दृश्य को प्रस्तुत करने की एक प्राविधि कलाकार ने सहज ही रूप से समेट ली। ये परंपराएं इतनी महत्वपूर्ण थीं कि इनका प्रभाव बाद में अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ता है, जैसे भरूच और सांची के अतिरिक्त अमरावती आंध्र प्रदेश में, बोधगया बिहार में और अन्य स्थलों पर, जैसे भंडारा जिले में पाउनी नामक स्थान है या अन्यत्र। इनसे जो परंपराएं स्थापित हुई, इनका प्रयोग बाद में भी चलता रहा, हमें दिखाई पड़ता है। इसके बाद के समय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण काल गुप्तों के समय का है, जो क्लासिकल कला धारा के चरमोन्नति का काल है। दरअसल जो क्लासिकल विधा है उसका प्रादुर्भाव तो शुंगों के समय में लगभग 200 या 150 बीसी में हुआ, लेकिन ये कला धारा बड़े प्रशस्त रूप में पुष्पित होकर के, पल्लवित होकर के गुप्त काल में लगभग 319 एडी और उसके बाद दिखाई पड़ती है। गुप्त काल या क्लासिकल शैली के दृष्टि यदि हम देखें तो गुप्त काल की कई यहाँ पर हमें विशेषताएं मध्य प्रदेश के क्षेत्र में प्रकट होती हैं। एक तो पहले यही प्रश्न है कि गुप्त कला का प्रादुर्भाव हम कब से प्रारंभ माने। अगर हम अभिलेखों की सामग्री को ध्यान में रखते हुए चर्चा करें तो जो चंद्रगुप्त के समय का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है वो हमें सांची से प्राप्त हुआ है। उसके भी पहले सांची के पास या विदिशा के पास दुर्जनपुर नामक स्थान पर रामगुप्त के समय की 3 प्रतिमाएं हमें प्राप्त हुई हैं। रामगुप्त यदि गुप्त राजा था तो ये कहा जा सकता है कि गुप्त कला का प्रारंभ रामगुप्त की मूर्तियों से माना जा सकता है, क्योंकि उसके पूर्व की कोई भी महत्वपूर्ण डेटेड सामग्री हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो इस तरह से यदि इस आधार पर हम चर्चा करें तो ये मानना संभव है अभिलेखिक आधार पर कि गुप्त काल की कला का प्रादुर्भाव मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में विदिशा से हुआ और बाद में ये चतुर्दिक फैली रही होगी। ये एक सूत्र हमें मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। मालवा का अन्य कारणों से भी महत्व है। एक तो रामगुप्त के समय की इन 3 प्रतिमाओं से इसके प्रादुर्भाव की सूचना हमें मालवा से यानी विदिशा से मिलती है। विदिशा के पास दुर्जनपुर नामक गांव से ये 3 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और दूसरे, गुप्त काल की परंपरा का सबसे अधिक विकसित रूप जो औलिकर राजवंश के समय में हमें मालवा में मंदसौर के आसपास के क्षेत्र में दिखाई पड़ता है, जैसे सोंदानी इनमें प्रमुख हैं। इस समय तक इसका विस्तार हमें गुप्त कला के संदर्भ में प्राप्त होता है। तो इस भांति प्रारंभ से लेकर के अंत तक सभी युगों में मालवा का क्षेत्र गुप्त कला के लिए प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रहा है। मालवा के क्षेत्र में हमें कई महत्वपूर्ण स्थान ज्ञात हैं जहाँ से गुप्त कला के महत्वपूर्ण उदाहरण हमें प्राप्त हुए हैं। जैसे एरण एक इनका महत्वपूर्ण नगर था जहाँ महाविष्णु के मंदिर हैं। वहाँ पर विष्णु के कई रूपों का अंकन है, जैसे उनका वराह रूप या उनका नृसिंह रूप या उनका सौम्य रूप। इन तीनों रूपों को एक साथ समन्वित करके एरन में महाविष्णु के स्वरूप के स्थापना की कल्पना जैसे कलाकारों ने अपने निर्माण में की है। वराह की प्रतिमा हमें उदयगिरि से भी प्राप्त है। उदयगिरि की यह प्रतिमा जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड और सृष्टि का एक अनोखा उदाहरण है। एक प्रतिमा में सारे सृष्टि और ब्रह्मांड को एकीकृत करने का एक संक्षिप्त प्रयास अपने ढंग का अनूठा है। अन्यत्र हमें इस प्रकार का विवरण हमें प्राप्त नहीं होता है। उदयगिरि में वराह की प्रतिमा के निर्माण का एक और पक्ष है, और यदि हम इसे किसी एक राजनीतिक स्टेटमेंट की तरह से स्वीकार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक राजा अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय जो सामरिक अभियानों के संदर्भ में अपने नगर से, मैं गुप्तों की राजधानी प्रयाग मानता हूँ, पटना नहीं,
अगर इस विचार को स्वीकार किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी राजधानी छोड़ करके जो राजा दिग्विजय के लिए निकला था, दिग्विजय अर्थात शकों पर उसने विजय प्राप्त की और उस संदर्भ में काफी समय तक वह अपने क्षेत्र से निर्वासित रहा। ऐसे प्रसंग में उसने उदयगिरि में गंगा और यमुना का संगम बनाया है और वहां पर पृथ्वी का उद्धार दिखाया है। जैसे गंगा और यमुना के संगम में वो अपनी राजधानी की याद कर रहा हो और शकों को परास्त करके पृथ्वी या अपने साम्राज्य को पुनः स्थापित करने में एक दिग्विजय का आभास उसने देने का प्रयास किया है, जिसमें उसकी सत्ता का एक राजनीतिक वक्तव्य सरीखा प्रतीत होता है। उदयगिरि की यह कल्पना महत्वपूर्ण कल्पना है, जिसमें कला के साथ साथ एक राजनीतिक वक्तव्य भी समाहित दिखाई पड़ता है। इन दोनों का ही एक साथ समाहार किया गया है। मालवा के अनेक सामग्री भी प्राप्त है, जैसे सांची से बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन इसके अलावा मालवा के अतिरिक्त भी अन्यत्र भी गुप्त कला के महत्वपूर्ण उदाहरण प्राप्त हुए हैं। इनमें गुप्त कला से या क्लासिकल शैली से संबंधित प्रारंभिक उदाहरण हमें गोपाचल क्षेत्र के पवाया नामक स्थान से मिलते हैं, जहां पर पवाया का प्रसिद्ध तोरण है और इस तोरण पर हमें समुद्र मंथन, बलि और वामन का प्रकरण, जिसमें एक महत्वपूर्ण यज्ञ का दृश्य दिखाया गया है और अंत में वामन रूप के विष्णु का अवतार त्रिविक्रम रूप में पुनः प्रदर्शित किया गया है। इसमें कार्तिकेय का भी एक अंकन है। ये संपूर्ण तोरण कला की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और गुप्तकालीन प्रारंभिक युग से संबंधित है। गोपाचल और मालवा के अतिरिक्त विंध्य क्षेत्र में, डाहल विंध्य क्षेत्र में भी गुप्त कला का एक महत्वपूर्ण स्वरूप मिलता है और इसके उदाहरण हमें अनेक स्थानों से प्राप्त हैं, जैसे नचना, भूमरा या लखूराबाद या पन्ना में राजेंद्र उद्यान में गणों की बड़ी विशिष्ट प्रतिमाएं हुआ करती हैं और बटूरा गांव से एक बड़ी प्रसिद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई, बड़ी कलात्मक है, जिसमें कि शिव के गंगावतरण दृश्य का अंकन किया गया है। गंगा का इसमें अंकन नहीं है। व्याघ्र चर्म पर बैठे हुए शिव अपने एक हाथ से लठ को खींचते हुए दिखाए गए हैं। लठ भी उसमें नहीं दिखाई गई है, लेकिन इस प्रक्रिया में जो उनकी मुद्रा है वो शुद्ध रूप से गंगावतरण के दृश्य की ओर संकेत करती है। ऐसा ही एक अन्य अंकन हमें शंकरगढ़ की रॉक्स पर या चट्टानों पर मिला है, पत्थर की चट्टानों पर, जिसमें कल्याण सुंदर रूप की एक पूर्व योजना है और इस योजना में पार्वती को शिव के दाहिने भाग में दिखाया गया है। पाणी ग्रहण का दृश्य इसमें नहीं है, लेकिन शिव के दाहिनी तरफ पार्वती का अंकन उनकी कल्याण सुंदर रूप की प्राथमिक या प्रारंभिक कल्पना की ओर संकेत करता है। गुप्त काल में जिस प्रकार की कला शैली का प्रयोग हुआ, इसका चलन लगभग 550 ईस्वी तक निरंतर होता रहा और इसके बाद भी इस शैली की श्रेष्ठता या संपन्नता मध्य प्रदेश में लगभग 700 ईस्वी तक बनी रही। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम प्रारंभिक काल से 700 ईस्वी तक मध्य प्रदेश की शिल्प कला। इसे प्रस्तुत कर रहे थे जाने माने प्राचीन भारतीय इतिहासकार डॉक्टर रमानाथ मिश्र। अकादमिक समन्वयन किया डॉक्टर सुष्मिता पांडे ने। उद्घोषक थे डॉक्टर कौशल शर्मा। कार्यक्रम का ध्वनि अंकन, संपादन और निर्देशन किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।